जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए हैं जो अभी चर्चा में है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए कानून थे या फिर जो बहुत वर्षों पुराने कानून हैं उन्हें परिवर्तित करके वर्तमान परिदृश्य में या वर्तमान दृष्टिकोण से उनकी पुनर्संरचना की जाए। और इसी में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे कानूनों में परिवर्तन किया गया है जो अंग्रेज़ों के समय निर्मित थे या जो बहुत ही ज़्यादा दमनकारी थे, या ऐसे कानून जो सरकार को एक ऐसा माध्यम प्रदान कर देते हैं जो जिससे सरकार आवाज़ को या फिर स्वतंत्रता का हनन कर सकती है। तो इसी सीरीज़ में आज पहला पार्ट में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ राजद्रोह का कानून। ठीक है, राजद्रोह जिसकी जो भारतीय दंड संहिता की 124 ए में था। ठीक है, अब उसे बदल के भारतीय न्याय संहिता के धारा 150 में लाया गया है। ठीक है, क्या था राजद्रोह, क्यों ये इतना विवादित था, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चर्चा करते हैं राजद्रोह कानून की। तो जहाँ तक बात आती है राजद्रोह की या सिडिशन जिसे हम कहते हैं, ये होता क्या है। सिडिशन शब्दों द्वारा बोले गए हो या लिखे गए हो या संकेतों के माध्यम से हो। ठीक है, ऐसे किसी भी तरह के शब्दों द्वारा यदि कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना की कोशिश की जाती है या लाया जाता है, उन सभी चीज़ों को राजद्रोह कहते हैं। ठीक है, राजद्रोह कहते हैं। और राजद्रोह के लिए जो दंड है वो या तो आजीवन कारावास या अधिकतम 3 साल का कारावास। ये था अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ कानून। आप लोगों को याद होगा तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस कानून का प्रयोग बहुत बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ को दबाने के लिए किया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद से ही ये मांग समय समय पर उठती रही है कि इस राजद्रोह कानून को हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम स्वाधीन हैं जहां हमारे पास मौलिक अधिकार है। ठीक है, किंतु उसके बाद भी इस कानून में परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, कुछ समय पहले ही जो हमारा विधि आयोग है, लॉ कमीशन, उसने भी ये कहा था कि इस राजद्रोह कानून को हटाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इसके स्वरूप में, इसकी प्रकृति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस राजद्रोह कानून में क्या परिवर्तन लाए गए। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि इस राजद्रोह कानून का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, जहां पहले इसका नाम राजद्रोह था, ठीक है, अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ किए जाने वाले अपराध। तो आप समझिएगा, पहले जहां हम बात कर रहे थे सरकार के खिलाफ, अब ये बात हो गई देश के खिलाफ। तो सही मायने में यदि देखा जाए तो राजद्रोह से बदल के हम इसको देशद्रोह कर रहे हैं, जो कि एक बेहतर अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि राजद्रोह मीन सरकार के खिलाफ विद्रोह या सरकार के खिलाफ घृणा की भावना बढ़ाना। आप समझिएगा इस चीज़ को, सरकार की यदि आप आलोचना भी करते हैं तो वो भी घृणा का एक रूप हो सकती है। और ऐसे में ये जो आपके मौलिक अधिकार है जिसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, कई बार उसका प्रयोग करते हुए भी आप राजद्रोही हो सकते हो। किंतु जब बात आ जाएगी देशद्रोह की, तो ऐसे अपराध जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ किए जाए, ठीक है, ऐसे अपराधों को किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता और इसकी कार्रवाई, इसके लिए दंड का प्रावधान होना ही चाहिए। तो वही परिवर्तन किया गया है इस नए कानून में। ठीक है, तो अंग्रेजी समय के जो कानून थे उसमें परिवर्तन करके नया कानून लाया गया। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पूर्व में ये भारतीय दंड संहिता की 124 ए में था, अब ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 में होगा। ठीक है, कानून का नाम, चैप्टर और सेक्शन बदल दिया गया है। पहले जहां ये सरकार के खिलाफ घृणा की बात करता था, ठीक है, अब ये बात कर रहा है देश की एकता और अखंडता की।
ठीक है, अब ये बात कर रहा है देश की एकता और अखंडता की। तो अब सरकार के खिलाफ जो भी बात आप कहेंगे उसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा, जबकि देश के खिलाफ यदि आप बात करते हैं, ठीक है, तो देश के खिलाफ किए हुए कानूनों को राजद्रोह या देशद्रोह में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगली बात जो इसमें लिखी गई है, पहले जो कानून था, ठीक है, 124 ए के तहत, उसमें किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या वित्तीय माध्यमों को शामिल नहीं किया गया था, किंतु अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय माध्यमों के द्वारा किए गए अपराधों को भी शामिल किया गया। इसको करने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि सूचना क्रांति आ गई है। सूचना क्रांति के साथ साथ जो डिजिटल माध्यम से पेमेंट होने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, उससे इस तरह की गतिविधियां, असामाजिक गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। ठीक है, और ये भी एक माध्यम हो सकता है देश के विरुद्ध कार्रवाई करने का या देश के विरुद्ध अपराध करने का। तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय माध्यम को भी शामिल किया गया है परिभाषा में। ठीक है, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो बयान हैं, जो वक्तव्य हैं, उनको तोड़ मरोड़ के परोसने वाले, उन्हें फैलाने वाले, उन्हें भी सज़ा दी जा सकती है। जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो देश की एकता या अखंडता की बात के विरुद्ध बात करेगा, उन सभी को अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से इस कानून को बनाया जा रहा है। अपराध के आधार पर जो पहले 3 साल या आजीवन कारावास था, अब उस सज़ा को बढ़ाकर 7 साल की जेल या फिर आजीवन कारावास, ठीक है, या फिर जुर्माना, दोनों ही तरह। तो न्यूनतम अधिकतम जो था, आजीवन कारावास तो था ही, किंतु उसके अलावा जो 3 साल अधिकतम सज़ा थी उसे बढ़ाकर 7 साल की सज़ा कर दी गई है। इसका मतलब दंड को और ज़्यादा कठोर कर दिया है, जो कि होना भी चाहिए देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ। ठीक है, तो ये वो परिवर्तन है जो लाए गए हैं। इसके बाद आगे हम बात करें, अब एक बार ये पढ़ लेते हैं कि धारा 150 कहती क्या है। ठीक है, तो धारा 150 कहती है, यदि कोई जानबूझकर या इरादतन बोले गए या लिखे गए, ठीक है, शब्दों से या संकेतों द्वारा, ठीक है, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे किसी भी अपराध को क्या कहा जाएगा? राजद्रोह कहा जाएगा। और इसके लिए आजीवन कारावास या फिर ऐसा कारावास जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता, उसके लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि विचारधारा में परिवर्तन लाया गया है, प्रकृति में परिवर्तन लाया गया है। अब सरकार के खिलाफ या सरकार की आलोचना करने को राजद्रोह नहीं समझा जाएगा। ये आपके मौलिक अधिकारों में बढ़ावा देता है, लोकतंत्र इससे और ज़्यादा सुदृढ़ होगा, और साथ ही साथ जो कानून है वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित किए जा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको राजद्रोह कानून समझ में आ गया होगा, क्या परिवर्तन किया जा रहा है। इसी तरीके से हम इस सीरीज़ में, अगली सीरीज़ में मैं एक और प्रावधान लेके आऊँगा जो चर्चा में रहेगा और आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद।